1920 के दशक का बंबई राजनीतिक और सामाजिक उथल पुथल का केंद्र था। डॉक्टर अंबेडकर ने लंदन से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद 1920 के दशक की शुरुआत में बॉम्बे हाईकोर्ट में वकालत शुरू की थी। उनके पास एक बैरिस्टर की डिग्री थी और कानून की उनकी समझ केवल किताबी नहीं थी, बल्कि वे कानून को समाज के कमजोर और शोषित वर्गों को न्याय दिलाने वाले एक हथियार के रूप में देखते थे। इस समय तक ब्रिटिश भारत में न्याय प्रणाली काफी हद तक औपनिवेशिक मानसिकता से ग्रसित थी। पुलिस अक्सर गैर कानूनी जमावड़े और दंगे के आरोपों का इस्तेमाल लोगों को डराने या सामूहिक रूप से फंसाने के लिए करती थी। यशवंत सतवा चौगुल्ले का मामला भी इसी पृष्ठभूमि से उपजा था, जहां पुलिस ने कई लोगों पर एक साथ आरोप मढ़ दिए थे। इस केस को पूरी तरह से समझने के लिए हमें उस समय के दो प्रमुख कानूनों को समझना होगा, जिनके इर्द गिर्द यह पूरा कानूनी खेल खेला गया। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 141 गैर कानूनी जमावड़ा। किसी भी 5 या उससे अधिक लोगों की भीड़ को गैर कानूनी तभी माना जा सकता है जब उनका एक समान उद्देश्य हो, जैसे किसी पर हमला करना, सरकारी काम में बाधा डालना या किसी की संपत्ति पर कब्जा करना। बिना समान उद्देश्य के लोगों का सिर्फ एक जगह इकट्ठा होना अपराध नहीं है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी 1898 की धारा 225। यह धारा पुलिस और अभियोजन पक्ष को एक सुरक्षा कवच प्रदान करती थी। इसके अनुसार यदि पुलिस ने आरोप पत्र बनाने में कोई तकनीकी गलती कर दी है या किसी महत्वपूर्ण जानकारी का उल्लेख करना भूल गई है, तो उस गलती को तब तक महत्वपूर्ण नहीं माना जाएगा जब तक कि उस गलती के कारण आरोपी गुमराह न हुआ हो और न्याय की विफलता न हुई हो। विवाद का मूल कारण यशवंत सतवा चौगुले और अन्य पर गैर कानूनी जमावड़े का हिस्सा होने का आरोप लगाया गया था, लेकिन पुलिस ने आरोप पत्र बनाते समय यह स्पष्ट नहीं किया था कि उस भीड़ का समान उद्देश्य क्या था। यह एक बहुत बड़ी तकनीकी खामी थी। जब मामला निचली अदालत से होते हुए हाईकोर्ट पहुंचा, तो अभियोजन पक्ष यानी ब्रिटिश सरकार का पक्ष रखने वाले वकीलों ने अपनी गलती को छिपाने के लिए सीआरपीसी की धारा 225 का सहारा लिया। उनका तर्क बहुत सीधा था। हां, हम मानते हैं कि आरोप पत्र में समान उद्देश्य स्पष्ट रूप से नहीं लिखा गया है, लेकिन यह केवल एक टाइपोग्राफिकल या कागजी चूक है। सीआरपीसी की धारा 225 के तहत इस छोटी सी गलती के कारण पूरा मुकदमा रद्द नहीं किया जा सकता। आरोपियों को पता था कि उन पर क्या आरोप है, इसलिए कोई न्याय की विफलता नहीं हुई है। अभियोजन पक्ष का यह दांव बहुत मजबूत था, क्योंकि ब्रिटिश जज अक्सर पुलिस की ऐसी छोटी मोटी गलतियों को नजरअंदाज कर दिया करते थे। यहीं से डॉक्टर अंबेडकर, जिन्होंने अपने सहयोगी वकील बीजी मोदक के साथ इस केस में पैरवी की थी, ने अपनी बौद्धिक क्षमता और कानूनी तर्कशीलता का खेल शुरू किया। उन्होंने अभियोजन पक्ष की दलीलों को तार तार करने के लिए एक बेहद मजबूत रणनीति बनाई। अब आइए समझते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर के तर्क किन स्तंभों पर आधारित थे। डॉक्टर अंबेडकर ने अदालत में जोर देकर कहा कि गैर कानूनी जमावड़े के मामलों में समान उद्देश्य कोई छोटी मोटी तकनीकी बात नहीं है, यह उस अपराध की आत्मा है। अगर पुलिस यही नहीं बता पा रही है कि वह भीड़ वहां किस गलत इरादे से इकट्ठा हुई थी, तो उस भीड़ को गैर कानूनी कैसे कहा जा सकता है। उन्होंने साबित किया कि आरोप की नींव ही गायब है। अभियोजन पक्ष धारा 225 का ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा था। डॉक्टर अंबेडकर ने इसी ढाल को तलवार में बदल दिया। उन्होंने जज के सामने तर्क दिया कि धारा 225 कहती है कि गलती तब तक माफ है जब तक आरोपी गुमराह न हो, लेकिन माय लॉर्ड, जब मेरे मुवक्किलों को यही नहीं बताया गया कि भीड़ का समान उद्देश्य क्या था, तो वे अपना बचाव कैसे करते, वे अदालत में किस बात का खंडन करते। इस अस्पष्टता ने उन्हें पूरी तरह से गुमराह किया है। डॉक्टर अंबेडकर ने आपराधिक न्याय शास्त्र के मूल सिद्धांत प्राकृतिक न्याय का आह्वान किया। उन्होंने तर्क दिया कि एक निष्पक्ष सुनवाई का पहला नियम यह है कि आरोपी को अपने ऊपर लगे आरोपों की स्पष्ट, सटीक और पूरी जानकारी होनी चाहिए। पुलिस की लापरवाही के कारण बचाव पक्ष अपनी रणनीति नहीं बना सका
और यह सीधे तौर पर न्याय की विफलता का मामला है। बॉम्बे हाईकोर्ट में जब यह बहस चल रही थी तो यह केवल एक साधारण आपराधिक मामले की सुनवाई नहीं थी। यह पुलिस की मनमानी शक्तियों और एक नागरिक के निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार के बीच की लड़ाई थी। डॉक्टर अंबेडकर की बहस करने की शैली बेहद शांत, तथ्यात्मक और अकाट्य होती थी। वे भावनाओं पर नहीं बल्कि कानून की नब्ज पर वार करते थे। उन्होंने अदालत को समझाया कि अगर पुलिस की इतनी बड़ी लापरवाही को सीआरपीसी धारा 225 के तहत मामूली गलती मानकर माफ कर दिया गया तो यह पुलिस को भविष्य में और भी अधिक लापरवाह और निरंकुश बना देगा। यह ब्रिटिश कानून के रूल ऑफ लॉ के ही खिलाफ होगा। डॉक्टर अंबेडकर के तर्कों में इतनी धार और स्पष्टता थी कि बॉम्बे हाई कोर्ट को उनके पक्ष में फैसला सुनाना पड़ा। अदालत ने माना कि गैरकानूनी जमावड़े के मामलों में आरोप तय करते समय समान उद्देश्य का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना अनिवार्य है। यह कोई साधारण क्लैरिकल गलती नहीं है जिसे सीआरपीसी की धारा 225 के तहत नजरअंदाज किया जा सके। आरोप की इस अस्पष्टता के कारण वास्तव में बचाव पक्ष गुमराह हुआ है और यह न्याय की विफलता है। अदालत ने तकनीकी खामियों के आधार पर सजा को पलट दिया और न्याय के अधिकार की रक्षा की। यशवंत सतवा चौगुले का यह मामला भारतीय कानूनी इतिहास में एक नजीर बन गया। इस केस ने कई महत्वपूर्ण बातें स्थापित की। पुलिस की जवाबदेही। इस फैसले ने पुलिस प्रशासन को एक कड़ा संदेश दिया कि वे मनमाने ढंग से आरोप पत्र दायर नहीं कर सकते। उन्हें हर आरोप को विशिष्ट और स्पष्ट रूप से परिभाषित करना होगा। धारा 225 की सीमाएं तय करना। इस केस ने यह स्पष्ट कर दिया कि अभियोजन पक्ष हर बड़ी कानूनी चूक को तकनीकी गलती बताकर नहीं बच सकता। नागरिक अधिकारों की रक्षा। यह केस साबित करता है कि डॉक्टर अंबेडकर ने किस तरह औपनिवेशिक अदालतों के भीतर रहकर उन्हीं के कानूनों का इस्तेमाल नागरिकों को पुलिस या उत्पीड़न से बचाने के लिए किया। यशवंत सतवा चौगुले के केस में डॉक्टर अंबेडकर द्वारा खेला गया यह कानूनी खेल केवल एक वकील की जीत नहीं थी। यह उनके उस गहरे दर्शन को दर्शाता है जिसमें वे मानते थे कि प्रक्रियात्मक न्याय के बिना वास्तविक न्याय संभव नहीं है। यही वह सूक्ष्म कानूनी दृष्टि और न्याय के प्रति गहरी प्रतिबद्धता थी जो दशकों बाद भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान दिखाई दी। जब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण और अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण को ड्राफ्ट किया तो उसके पीछे एक ऐसे बैरिस्टर का अनुभव बोल रहा था जिसने निचली अदालतों से लेकर हाई कोर्ट तक पुलिस की मनमानी और आम नागरिक की बेबसी को बहुत करीब से देखा था। यह केस एक शानदार उदाहरण है कि कैसे एक महान मस्तिष्क कानून की सूखी धाराओं में भी जीवन, स्वतंत्रता और न्याय के तत्व खोज निकालता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको हमारे द्वारा बनाया गया यह वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि हम बाबा साहब के इस मिशन को आगे बढ़ाएं, बाबा साहब पर बनाया गया हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस चैनल पर मैं सिर्फ बाबा साहब के जीवन से जुड़ी छोटी बड़ी सभी जानकारी लेकर आता रहता हूं। यदि आप बाबा साहब को पसंद करते हो और इनके बारे में और अधिक जानना चाहते हो, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद करता हूं आपके विचार भी बाबा साहब की तरह अच्छे होंगे।